बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, सैयद मज़ाहिर अब्बास हेयर। हमने लास्ट देखा था कि किस तरह से हम क्या करते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं। हमने डिफरेंट कॉपीज़ बनाई थी। हमने दो टेक्निक यूज़ की थी। एक हमने यूज़ किया था किस चीज़ को, एक हमने यूज़ किया था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा हमने किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या हमने उसको कहा था पीसीआर। हमने देखा था कि जब हम एक डीएनए की डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं तो हमने दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कि हम क्या करेंगे, हम रिकम्बिनेंट डीएनए करेंगे और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि हम वहाँ पे पीसीआर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पिछले चैप्टर का रिव्यू है। आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स आपने देखे, किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, फिर हम उसकी आइसोलेशन कैसे करते हैं, हम एक सूटेबल वेक्टर जो सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर हम आइसोलेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज़ किया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपने एक सीक्वेंस पढ़ा था जिसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो लोकलाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वहाँ से फिर वो कट लगा देते हैं। फिर आपने पढ़ा था जो कट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टिकी और दूसरा आपने कहा था ब्लंट एंड। फिर हमने उसके के बारे में कहा था कि जो स्टिकी एंड होते हैं वो मोर फेवरेबल होते हैं और ज़्यादा उनको कहा जाता है कि आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करें। तो ये सारी बातें जो थी हमने उसमें पढ़ी थी। फिर हमने एक एक्सप्रेशन सिस्टम को चूज़ किया कि डेफिनेटली जब हम वेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही, जब उसको कापीज़ बनानी है तो हम किसी डीएनए को ही सिलेक्ट करेंगे, तो वो डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट होगा, तो हम उसे ऑर्गेनिज्म में वापस अपटेक करवाएंगे और वो फिर क्या करेगा, हम उसको एक्सप्रेस करवाएंगे और फिर हम उसकी आइसोलेशन कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम रिकम्बिनेंट करते हैं। फिर हमने पीसीआर किया कि हमने एक थर्मोसाइक्लर को यूज़ किया। उसमें हमने क्या किया कि एक जो कापी है उससे हमने फिर टैग पॉलीमरेज को यूज़ करके हमने बहुत ज़्यादा कापीज़ उसकी तैयार कर ली थी। तो वो हमारे पास था पीसीआर। आज हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी आपका जीनोमिक लाइब्रेरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि लाइब्रेरी हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ मैनी बुक्स। तो जब हम यहाँ पे लफ्ज़ जीनोमिक का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब आपके पास मल्टीपल कापीज़ एक जीन की तैयार हो जाएं तो इसे कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। हमने कहा जी कि कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल क्लोन और बैक्टीरियोफेज। देखें हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया था, ठीक है, उसका हमने प्लाज्मिड यूज़ किया तो वो उस बैक्टीरिया का हिस्सा है, तो हमने बहुत ज़्यादा कापीज़ बैक्टीरिया की तैयार की। दूसरा हमने कहा था कि वेक्टर के केस में हम बैक्टीरियोफेज को भी यूज़ कर सकते हैं, तो फेज का जो डीएनए है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जब इसकी बहुत ज़्यादा कापीज़ हमारे पास तैयार हो जाएंगी और हम उसकी कलेक्शन कर लेते हैं तो इसे कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। देखें जीनोमिक लाइब्रेरी से लफ्ज़ मज़ीद हम कहते हैं कि एक जीन की लाइब्रेरी। तो जीनोमिक में तो हमारे पास डिफरेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूरे जीनोम का हिस्सा है जी, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी मर्जी जो होती है वो एक जीन के साथ होती है। तो एक स्पेसिफिक जीन जो होता है जब उसकी कलेक्शन आएगी हमारे पास तो उसे कहते हैं जी जीन कलेक्शन, या उसे कहते हैं जीन लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक टर्म यूज़ होती है जीन बैंक। जीन बैंक जब आपके पास क्या होगा कि डिफरेंट आपके पास जीन्स हैं जो कि आपके अंडर एक्सपेरिमेंट थे, आपने उनकी क्लोनिंग की हुई है, जब आप उनको कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं जीन बैंक। मतलब एक बैंक आप नॉर्मल लफ्ज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जी एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वोट बैंक, एक हम यूज़ करते हैं जी लफ्ज़ कैश के लिए, हम अकाउंट्स के लिए डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं और वो अकाउंट्स वगैरह सारे ओपन वगैरह कहाँ पे होते हैं, वो एक बैंक में ही होते हैं। तो जब हमारे पास डिफरेंट जीन्स की कलेक्शन होगी एक ही वक्त में तो उसे हम कहते हैं जी जीन बैंक। ठीक हो गया। हमने कहा जी हमारे पास डिफरेंट कॉपीज तैयार हो गई हैं, हमारे पास क्लोन आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, हम यूज़ करते हैं प्रोब। प्रोब आपके पास क्या चीज़ होती है कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, वायरोलॉजी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और प्रोब का मकसद क्या होता है या ज़रूरत क्या होती है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि हम कहते हैं जी जब एक लाइब्रेरी है और वो एक पूरे जीनोम की लाइब्रेरी है, जब हम उसमें क्या करें, आइडेंटिफाई करेंगे अपनी मर्जी के जीन्स को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोब। तो ये तो उसकी सिग्निफिकेंस है कि जब हम लोकलाइज करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक पूरी लाइब्रेरी से तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोब। तो नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि प्रोब क्या चीज़ है। तो हम कहते हैं जी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कि ये आपके पास क्या चीज़ होती है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी डीएनए वैसे तो आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड है,
लेकिन जो प्रोब है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये बिल्कुल क्या चीज़ होती है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही होता है। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बिल्कुल उसके कंप्लीमेंट्री होता है। तो देखें जब कंप्लीमेंट्री है तो डेफिनेटली जब हम उसको ऐड करेंगे तो इसकी बाइंडिंग वहीं पे होगी जहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मौजूद होगा। तो प्रोब जब वहाँ पे बाइंड करेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोब होता है वो तो या फिर क्या होगा, या वो रेडियो लेबल हम उसे करते हैं या फिर हम उसे क्या करते हैं जी फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीके से या हम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर लेंगे या हम क्या कर सकते हैं कोई फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करेंगे। और जिसके नतीजे में क्या होगी कि जैसे ही हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, हम उसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो एक चमक प्रोड्यूस होगी और उस चमक की वजह से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर मौजूद है। जहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम एक जीन की लाइब्रेरी पूरी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नेक्स्ट आपके पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का लफ्ज़ ही कलेक्शन से है। हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास कंप्लीमेंट्री डीएनए की बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं जी, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। देखें जी, कलेक्शन ऑफ क्लोन ऑफ डीएनए कंप्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए। अगर आप देखें जहाँ पे भी हमने लफ्ज़ यूज़ किया था कंप्लीमेंट्री डीएनए का, आपने इसको एचआईवी के इन्फेक्शन में भी पढ़ा हुआ है कि जब मैसेंजर आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी, जब हमने कहा था कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे तो उसके लिए हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे। हमने कहा था कि आपके पास हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से एक क्रोमोसोम से भी निकाल सकते हैं, हम डीएनए सिंथेसाइजर एक मशीन यूज़ करके उसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए लेके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एक्टिविटी करेंगे जो कि क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को एज अ टेम्पलेट लेगा और कंप्लीमेंट्री जो उसका डीएनए होगा उसकी सिंथेसिस कर देगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करेगा तो आपके पास डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ द क्लोन ऑफ द डीएनए, लेकिन वो डीएनए क्या होता है, कंप्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए, तो इसको हम कहते हैं जी कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो जब इसकी आपके पास क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगी तो इसे कहते हैं जी कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। अच्छा, मज़ीद बात यह है कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ होती है, किसी किस्म के इंट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। जब आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम्स को, डीएनए को, तो वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, कुछ रीजन्स जो होते हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। जो कोडिंग रीजन्स होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सॉन और जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रॉन। मतलब क्या है नॉन कोडिंग का, कि वो किसी अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में कोड नहीं कर रहे, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को या ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन। तो जो कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है, एक डीएनए जो होता है उसमें इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो कंप्लीमेंट्री डीएनए इसमें किसी किस्म के इंट्रॉन मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है, फ़र्क ये है कि जो नॉर्मली डीएनए मौजूद होता है वो क्रोमोसोम का हिस्सा, वहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन मौजूद हैं, लेकिन जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है आपका, वो क्या चीज़ है कि वो मैसेंजर आरएनए का डेरिवेटिव है। और आपको पता है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और उसको नाम दिया जाता है स्प्लाइसिंग का। तो स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि जो आपके नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं और सिर्फ जो कोडिंग रीजन्स होते हैं सिर्फ वही रह जाते हैं। तो इसलिए आपके पास जो कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है उसमें क्या होता है कि किसी किस्म के इंट्रॉन मौजूद नहीं होते, सिर्फ कोडिंग रीजन ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये देखा है मैंने, यहाँ पे इंट्रॉन्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे लिखा है कोडिंग रीजन्स ओनली, और कोडिंग रीजन्स को हम कहते हैं जी एक्सॉन्स। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्या मौजूद होंगे जी, एक्सॉन्स मौजूद होंगे। देखें हम फिर कंप्लीमेंट्री डीएनए की जब हमारे पास लाइब्रेरी बन गई है तो हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। हमने कंप्लीमेंट्री डीएनए को फिर उसी तरीके से एक्सप्रेशन वेक्टर जो होगा हम उसमें वापस लाइगेट करवाएंगे, लाइगेशन के बाद फिर क्या होगा, एक्सप्रेशन सिस्टम है और हमारे पास बहुत ज़्यादा उसकी कापीज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है इसकी भी हमने लाइब्रेरी को डिस्कस किया, हमने प्रोब को यूज़ किया और हमने देखा कि किस तरह से हम जो होता है जिनोमिक लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है उसका कुछ पार्ट जो डिस्कस करना है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। देखें हमने सबसे पहले डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ तो बना ली हैं,
लेकिन डीएनए को सीक्वेंस करने का मतलब क्या है कि डीएनए जब सीक्वेंस होगा तो हमें पता चलेगा कि डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। एक स्पेसिफिक डीएनए का जो सीक्वेंस है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो एक पॉलीमर है, और पॉलीमर किस चीज़ का है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स का, तो हम इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा जब हमें सीक्वेंस पता चल जाए कि एक जो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का वो ये है, तो उसे हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। सबसे पहले अब ये सवाल पैदा होता है कि डीएनए को सीक्वेंस करना क्यों ज़रूरी है, आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब डीएनए को हम सीक्वेंस करेंगे तो डीएनए का पार्ट जीन है, तो जीन की स्ट्रक्चर जो होती है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब हम डीएनए को सीक्वेंस करेंगे। आगे हम इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के ऊपर देखेंगे कि वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें कैसे पता चलता है। तो जब स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं, हमें वो पता चलेगा कि जीन एक्सप्रेस होकर प्रोटीन कैसे बना रहे हैं। जब हमें सीक्वेंस ही नहीं पता तो हमें क्या पता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जब नहीं मौजूद या हमें पता नहीं है तो वो अमीनो एसिड सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जीन जब भी एक्सप्रेस होता है तो आपके पास बनती है प्रोटीन, और जीन का जो सीक्वेंस होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें पता चलेगा, हमारे कोडान्स आइडेंटिफाई होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आपके पास जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है वो कौन सी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैकेनिज्म क्या होगा कि जीन एक्सप्रेस होगा तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो हम मैकेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें उसका सीक्वेंस पता चलेगा। नेक्स्ट है जी उसकी रेगुलेशन कैसे होगी। जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या एडवांसेस लेवल पे बात करते हैं तो हमें पता है कि जो जीनोम का या जीन का एक्सप्रेशन पैटर्न है वो चेंज हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से। उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, कुछ मतलब हम कहते हैं कि वो उनके एक्टिवेटर हैं, कुछ रिप्रेसर रीजन्स हैं। तो वो सारे जो रेगुलेशन है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें सीक्वेंस पता चलेगा। और फिर एक स्पेसिफिक जो हमने कहा ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती हैं। तो हम कहते हैं कि अब वो क्या चीज़ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी प्रोटीन है। तो जब हम सीक्वेंस करेंगे तो हम बता सकते हैं कि किस सीक्वेंस के साथ या किस डोमेन के साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ हमारा डीएनए अटैच है, इनकी कौन सी इंटरेक्शन है, और हम उसका मैकेनिज्म भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमने डीएनए को सीक्वेंस करना होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास एक क्या चीज़ आती है कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा कलेक्शन है जीनोम की, डीएनए की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उनकी सेपरेशन करेंगे। तो सेपरेशन के बाद फिर प्यूरिफिकेशन होगी और फिर हम उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, चाहे वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो पीसीआर हो, उसके बाद क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। तो सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, अभी हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन एक समझने के लिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चे, जब हमने देखा, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लफ्ज़ आपने सुना था, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको नॉमिनेट किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है कि देखें, हर इंसान का जो डीएनए होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो उसकी यूटिलाइजेशन होगी मेन दो चीज़ों पे, हम जैसे आजकल कर रहे हैं। एक फोरेंसिक साइंसेज में जब हम क्या करते हैं, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइम है या सस्पेक्ट होता है, तो हमारे पास एक जो मीडियम होगा जिसके साथ कोई मतलब हम एक डीएनए लेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनके मतलब हम सैंपल्स लेंगे, हम उनके जो पीसीआर करेंगे, फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और उसके बाद हम बैंड्स जो होंगे उनकी आपस में लोकेशन देखेंगे। अगर वो बैंड सेम आ जाते हैं तो फिर जो सस्पेक्ट होगा वो मतलब हमें पता चल जाएगा कि क्राइम किसने किया है। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं। दूसरा आपके पास क्या चीज़ होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हम पैटर्निटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम कैसे कर सकते हैं कि जब हमारे पास डीएनए आएगा, हम डीएनए को लोड करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो चाइल्ड होता है हम उसका भी जो डीएनए होगा वो लोड करेंगे। जब बैंड्स आपस में सेम हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो फादर है वो कौन है, इसकी मदर कौन है, और इस तरीके से हम उसको पैटर्निटी जो होती है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम ये सारी जो फोरेंसिक साइंसेज है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, हम यहाँ पे जितनी भी बायोमेडिकल साइंस है उसमें पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले देखें कि जेल क्या चीज़ है। हम देखें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये कंपोजिशन है किस चीज़ की, दो तीन चीज़ों की। देखें कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास है जेल, तो जेल क्या चीज़ होती है,
हमारे पास जेल जो होती है वो एक सेमी सॉलिड सरफेस होती है, ठीक है। जैसे आप जेल बालों को भी लगाते हैं तो आप देखें कि वो सॉलिड नहीं है लेकिन सेमी सॉलिड होती है। तो ऐसे ही हमारे पास एक ऐसी सेमी सॉलिड सरफेस बनेगी जिसके ऊपर हम अपने डीएनए को लोड करेंगे और उसके बैंड्स वगैरह होंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, हम उसको भी देखेंगे। अब जेल की जो कंपोजिशन होती है मेनली वो किस चीज़ों से मिलके बनी होती है, या वो आपके पास एगर से मिलके बनी होती है, या मेनली एगरो से मिलके बनी होती है, या हम उसे कहते हैं पॉली एक्राइल अमाइड जेल, ठीक है। अब नॉर्मली आपके पास जो एगरोज है ये हम यूज़ करते हैं डीएनए और आरएनए के लिए, ठीक है। और जो आपके पास पॉली एक्राइल अमाइड जेल होती है ये मेनली जब हम प्रोटीन की सेपरेशन करना चाहेंगे तो वहाँ पे जो जेल हम बनाएंगे वो कौन सी होगी, पॉली एक्राइल अमाइड जेल। एक एडवांसेस लेवल पे हम प्रोटीन इंटरेक्शन या प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए हम SDS पेज भी करते हैं। आप कहीं सर्च करेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हम जो SDS पेज है वो क्या होता है, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये कौन सी चीज़, पॉली एक्राइल अमाइड जेल, लेकिन हम उसके साथ SDS भी यूज़ करते हैं। हर ऑपरेटर्स का एक अपना डिज़ाइन भी होता है जो कि नेक्स्ट में आपको बताऊंगा अभी। तो ये होती है आपके पास जेल। फिर से सुन लें कि हमने कहा सेमी सॉलिड सरफेस है जो कि एगरोज से, एगर से या पॉली एक्राइल अमाइड जेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो का लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी इलेक्ट्रो कहाँ से डिराइव हुआ है कि इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी जो सेपरेशन टेक्निक है हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं। और फिर तीसरा है जी फोरेसिस। फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक हो गया। तो हम क्या कहते हैं जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल कोई सेमी सॉलिड सरफेस है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोरेसिस जो होती है सेपरेशन। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल से मुराद कोई भी डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकती है ऑन जेल, क्योंकि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं उस सरफेस के ऊपर। और फिर किस तरीके से, बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें और आपके पास जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कैसे करता है। हर जो ऑपरेटर्स होता है या हर जो टेक्निक होती है उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल इसका क्या चीज़ है जी, हम कहते हैं सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, ठीक हो गया। जब वो मूव करेंगे तो वो डिफरेंट लोकेशन जो होंगी उस जेल के ऊपर अपनी आइडेंटिफाई करेंगे और उस अपनी एक जो नई लोकेशन होगी उसको सेट करेंगे, ठीक हो गया। और फिर ये जो मूवमेंट होगी ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है जी। एक किस चीज़ के ऊपर, चार्ज के ऊपर, और दूसरा जो बायोमोलिक्यूल होगा उसके साइज के ऊपर, ठीक है। एक आपके पास क्या चीज़ है कि हम कहते हैं एक चार्ज है और दूसरा आपके पास साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन हो रही है वो दो वजूहात से हो रही है, एक चार्ज की वजह से और दूसरा आपके साइज की वजह से। इस चार्ज से क्या फ़र्क पड़ता है, साइज से क्या फ़र्क पड़ता है, वो जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। डेफिनेटली आपके पास जैसे हम कहते हैं कि हम आरएनए को यूज़ कर रहे हैं तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, प्रोटीन है फिर एक अलग आपको पता है कि एक बल्कि स्ट्रक्चर है। तो ये जो साइज़ होता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड कम या ज़्यादा होने की वजह से उनका जो साइज़ होता है वो कम या ज़्यादा होता है। तो उनके साइज़ कम या ज़्यादा होने की वजह से जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है। और फिर आपके पास क्या चीज़ होती है, कंसंट्रेशन ऑफ द जेल, जेल की कंसंट्रेशन। यानी हम क्या करते हैं जी, हम उसका जो पोर साइज होता है हम उसकी बात करते हैं कि जितना उसका पोर साइज जो होगा वो ज़्यादा होगा तो आपके पास जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन वगैरह, अगर हमने प्रोटीन को रन करना है तो वहाँ पे जो पोर साइज होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जब हम लास्ट में इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आएगी कि बैंड्स की जब आपके पास पोर साइज होता है तो उसकी कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि जितनी आपके पास जो जेल होती है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है या मैग्नीफिकेशन होती है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आपके पास कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसका ऑपरेटर्स कौन सा है, ठीक है।
और अपरेटस के साथ उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आती है, जेल टैंक। यानी आपके पास ये वो कंटेनर होगा, वो जेल चैम्बर होगा जिसमें हम जेल को लगाएंगे और उसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद होंगी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जेल टैंक जो होता है यानी जेल को एनक्लोज करने वाला कंपार्टमेंट या कंटेनर, तो उसको कहते हैं हम जेल टैंक। नेक्स्ट होगा हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही बात की है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोड भी मौजूद होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आती है, इलेक्ट्रोड। फिर तीसरी चीज़ आती है आपके पास रनिंग बफर। रनिंग बफर जो होता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये मैं आपको जब ये मैकेनिज्म समझाऊंगा तो वहाँ पे हर चीज़ आएगी। फिर वही बात दरमियान में मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, आज होता है, कल होता है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा, जैसे भी, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और अगर उसमें से पूछा जाता है, कोई मैं पूछता हूँ, कोई एग्जामिनर पूछता है, फेडरल बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको वो पता होने चाहिए वो ट्रिकी क्वेश्चन कौन से होते हैं जो कि इन रिलेटेड टेक्निक से हम पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरी चीज़ आगे, तीसरी चीज़ आगे रनिंग बफर। नेक्स्ट आता है आपके पास जेल। फॉर एग्जांपल क्योंकि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो जेल जो होगी वो एगरोज जेल है, वो एगर है, या वो पोलीक्राइलमाइड जेल है। फिर यूज़ करते हैं हम कॉम्ब। कॉम्ब जो होते हैं, हम लफ्जी मतलब यूज़ होता है ना कंघी, तो हमारे पास जो जेल होती है वो सेमी सॉलिड सरफेस है, तो जब हम उसके ऊपर कॉम्ब लगाएंगे तो वहाँ पे वेल्स क्रिएट होते हैं, यानी वो आपके पास एक अटैचमेंट साइट्स क्रिएट होती हैं जहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अपना जो डीएनए होता है हम उसको लोड कर सकते हैं। तो कॉम्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो कंघी की तरह की स्ट्रक्चर्स होती है जो कि हम जेल के ऊपर लगाते हैं तो आपके पास वेल्स क्रिएट होते हैं। फिर आता है आपके पास, ये जेल रिपीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास सैंपल। फॉर एग्जांपल आप डीएनए को यूज़ कर रहे हैं, आप आरएनए को यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपका एक मतलब सैंपल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है वो आपको कौन सा यूज़ करेंगे, ये भी उसके ऑपरेटर्स का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक सिंपल आपको इंटरेस्टिंग बात समझाने वाली है कि जो ऑपरेटर्स होता है उसका डिज़ाइन भी क्या होगा, कि जो हर एक आपके पास जो डिज़ाइन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है आपके पास वर्टिकल। यानी जब आपके पास बिल्कुल सीधा सा एक ऑपरेटर्स है तो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, और जब आपके पास जो वर्टिकल होता है वो होता है पोल। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है वो नॉर्मली आपके पास जो डीएनए के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो हॉरिजॉन्टल ऑपरेटर्स होते हैं। और जो प्रोटीन्स होती हैं उसके लिए जब हम यूज़ करेंगे, ये देखें तो आपके पास एक बिल्कुल ऐसे सिंपल सा होगा, और इधर देखें तो आपके पास ये एक वर्टिकल पैटर्न में आप उसे सेट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कि जब आपके पास प्रोटीन होगी, ठीक है, तो प्रोटीन को जब हम यूज़ करेंगे, उसकी जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि हम उसको जो ऑपरेटर्स डिज़ाइन करेंगे वो वर्टिकल होगा, और डीएनए के लिए जो होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास हम इसको कह सकते हैं जी मैकेनिज्म, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हम उसका एक सिंपल मैकेनिज्म देख लेते हैं कि वो क्या होगा। सबसे पहले अगर आप इधर देखें तो सेंटर में आपको एक ऐसी सरफेस नज़र आ रही है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट बैंड्स नज़र आ रहे हैं। तो सिंपल हम एक एक बात को देखते हैं। यहाँ पे लेबल किया हुआ है इसको जेल। ये जो आपके पास एक सरफेस नज़र आ रही है ये क्या है जी, जेल। जेल के साथ हमने क्या किया हुआ है जी, हमने यहाँ पे देखें ये आपके पास कैथोड है, ये आपके पास एनोड है। तो ये हमने क्या हुआ है कि जो हमने शुरू में बात की थी कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो भी हम अटैच करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है जी, इलेक्ट्रोड को अटैच किया हुआ है। और इधर देखें तो आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, मतलब किसी सॉकेट के साथ अटैच कर रहे हैं, या कोई स्विच होगा जिसके साथ हमने अटैच करना है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर पे, तो ये आपके पास जेल का जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कॉम्ब लगाते हैं, ठीक है। कॉम्ब जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे ये वेल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वेल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो फिर रन होता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या होते हैं, वेल्स। अब देखें ये जो वेल्स आ गए, इसमें आपके पास क्या होता है कि हम जो सैंपल होता है उसको हम यहाँ वेल्स के थ्रू क्या करते हैं, लोड करते हैं। जब हमने लोड किया तो देखें आपके पास जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं या डिफरेंट बैंड्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ ऊपर नज़र आ रहे हैं, कुछ आगे नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पे होता क्या है, हमने यही तो बात की थी कि जब हमारे पास सैंपल होता है तो उसमें तो सारा डीएनए मौजूद है ना, तो जब हम उसको लोड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जिनका साइज बड़ा होता है, ठीक हो गया, वो बिल्कुल यहाँ पे आपको टॉप पे ही नजर आएंगे, ठीक है, और जिनका साइज कम होता है उनकी मूवमेंट जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक हो गया। एक और चीज अगर आप नोट करें, ये हमने एक डीएनए के केस में देखा, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही हम लोड करेंगे तो आपको पता है फिजिक्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमने उसको लोड किया, लोड करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, उनको एक पुश फोर्स मिलेगी, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से वो क्या करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो यहाँ पे पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और फिर उनकी ये जो मूवमेंट है ये किस वजह से है, चार्जेस की वजह से उनकी मूवमेंट है। और दूसरा क्या चीज़ है कि जिस तरह उनका साइज होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसकी मूवमेंट जो होगी वो फास्ट होगी और वो अपने आप को दूर जाके अलाइन करेगा, लेकिन जिनका साइज आपके पास कम होगा वो वहीं पे या उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाएगी। तो ये देखा आपने सेपरेशन। एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ पे देखें तो ये जो बैंड है ये मैंने आपको स्मॉल सा दिखाया हुआ है, लेकिन उसके अपोजिट अगर आप इस बैंड को देखें तो ये मैंने काफ़ी डार्क सा आपको दिखाया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जब यहाँ पे वो वाले डीएनए मौजूद होंगे जिनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो डेफिनेटली जब उनका साइज बड़ा है तो उनकी जो बैंड्स की अपीयरेंस होती है वो भी तो ज़्यादा होगी ना। तो इसलिए आपके पास जो दूर चले जाएंगे या दूर अपने आप को अलाइन करेंगे उनके जो बैंड होते हैं वो आपको थिन नज़र आएंगे, और जो बिल्कुल स्टार्ट पे होते हैं उनके जो बैंड्स होते हैं वो आपको थिक नज़र आते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रनिंग बफर जो होता है वो भी हम यूज़ करेंगे, जो जेल टैंक होगा, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पे उसको अपना सारा एपरेटस सेट करेंगे फिर हमारे पास रनिंग बफर होता है। नॉर्मली हम EDTA वगैरह या बोरेट यूज़ करते हैं। तो वो जो बफर होता है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो बफर होता है उसका काम क्या होता है कि कोई भी एक मीडियम है तो उसकी pH को कंट्रोल करना, और दूसरा क्या होता है कि जो रनिंग बफर होगा वो यहाँ पे आयंस जो होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, यानी आयंस हमें प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही आयंस प्रोवाइड होंगे और हम इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो हमने जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड की करंट फ्लो करेगा तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस या मूवमेंट ऑफ आयंस, उसी को तो हमने इलेक्ट्रिक करंट कहा हुआ है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड की तो रनिंग बफर ने क्या किया कि वहाँ पे आयंस हमें दे दिए, तो आयंस जो होते हैं उनकी मूवमेंट होगी जिसके नतीजे में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के नतीजे में आपके पास क्या चीज़ होती है कि जो पुश फोर्स मिलेगी हमारे बायोमोलिक्यूल्स को, चाहे वो DNA है, RNA है या प्रोटीन है, और वो फिर अपने चार्ज की वजह से मूव करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस एपरेटस में हमने क्या किया कि हमने वेल्स यहाँ पे शो किए हैं। ये वेल्स हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे ये DNA के केस में हमने वेल्स यहाँ पे क्यों बनाए, क्योंकि हमें पता है ना कि DNA जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली जब उसकी मूवमेंट होगी तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे हमने अपने वेल्स को शो किया है। अगर इसी तरीके से कोई पॉजिटिव चार्जेस हों हमारे पास तो उसको फिर हम यहाँ पे वेल्स लगा के इधर से हम लोड करके दिखा सकते हैं, या हम उसको एनोड को उधर दिखा सकते हैं या कैथोड को इधर दिखा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे फिर क्या होगा कि देखें जैसे ही हमारे पास बैंड्स अपीयर हो गए तो जो भी हमारे पास हमने सेपरेशन करनी थी, सेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, अभी तक हमें इनका सीक्वेंस पता नहीं चला, हमने सिर्फ उसको विजुअलाइज किया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आपके पास जो बैंड होता है इसको स्पेसिफिकली हम कट करेंगे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है तो उसके फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं, जो सा आपको DNA चाहिए उसको हम कट करेंगे, फिर हम उसको प्यूरिफाई करेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि अगर हम यहाँ पे देर लगाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि जो DNA होता है वो जेल में डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो जब डिफ्यूज़ कर जाएगा तो आपके लिए वो एक्सपेरिमेंट के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने कट किया, मज़ीद उसकी प्यूरिफिकेशन की, प्यूरिफिकेशन के बाद क्या होता है जी, हम उसको एक मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लॉट करेंगे, हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा। तो वो जो मेम्ब्रेन होती हैं वो किस चीज़ से मिलके बनी होती हैं, एक होती है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन
और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने कट किया, प्यूरिफिकेशन की, और प्यूरिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हम यहाँ पे उसकी ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब होता है किसी सरफेस के ऊपर हमने ड्रॉप को डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, पाइपटिंग टेक्निक यूज़ होती है और उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा डीएनए होगा और उसको हम एक सरफेस होगी उसके ऊपर ब्लॉट कर देंगे, लगा देंगे, चिपका देंगे, तो उसको हम कहते हैं जी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। या डीएनए के केस में क्या होता है कि आजकल जो नायलॉन मेम्ब्रेन है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और फिर हम उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमारे पास होगा ऑटो रेडियोग्राफी, और कौन सी होती है, एक्स-रे ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम डालेंगे तो हम जैसे ही हमने एक्सरेज डाली तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बैंड्स होते हैं उनकी अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमें जब उनके सीक्वेंस ऑटो रेडियोग्राफी हो गई, हमने उसको प्यूरीफाई भी कर लिया, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज़ करेंगे और फिर हम उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वहाँ भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है और ये आपसे पूछी भी जा सकती है कि वाई वी आर गोइंग टू यूज़ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और द नायलॉन मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती हैं ये आपको पता है कि हम जैसे नायलॉन है सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं इसके साथ हमारा जो डीएनए होता है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन मेम्ब्रेन हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली ये हमारे डीएनए को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारा डीएनए जब इमोबिलाइज होगा तो तभी हम उसे सीक्वेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हमने क्या किया कि हमने उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया और उसकी वजह से बैंड्स अपीयर हुए और उसकी वजह से हमारी सेपरेशन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसको इमोबिलाइज करेंगे, इमोबिलाइज करने के बाद हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी का क्या मतलब है जी, कोई भी रेडिएशन डालें और आपके पास एक ग्राफ या कोई मैप बन जाए, तो यानी आपके पास वो सिंपल क्या चीज़ होगी, आपके वो बैंड्स होते हैं उनकी लोकलाइजेशन हो जाती है। तो ये जो हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को यूज़ किया, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं जी, मैंने आपके सामने लफ्ज़ भी यूज़ किया, ब्लॉटिंग। जब हम अपने डीएनए को पकड़ के एक मेम्ब्रेन के ऊपर स्टक कर दें तो उसे कहते हैं ब्लॉटिंग। आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने के लिए और आपको पता भी होनी चाहिए, ब्लॉटिंग की 3 टाइप्स हैं जी। एक टाइप से आपके पास सदर्न ब्लॉटिंग, और ये जो ब्लॉटिंग होती है स्पेसिफिकली हम डीएनए के लिए यूज़ करते हैं। ये जो तीनों टाइप्स हैं मैंने इसलिए लिखी हैं कि चाहे आपके कोर्स का हिस्सा है या नहीं है लेकिन ब्लॉटिंग ज़रूर मौजूद है, तो आपको पता चले कि बायोमोलिक्यूल्स में हम 3 चीज़ों को ही मेनली डिस्कस कर रहे हैं, एक डीएनए, एक आरएनए और एक प्रोटीन। तो उसी की वजह से जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं ये भी चेंज है। सबसे पहले आपके पास सदर्न ब्लॉटिंग है, जो कि जब हम डीएनए की ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो उसमें हम ब्लॉटिंग जो यूज़ करेंगे वो सदर्न ब्लॉटिंग है। फिर उसके बाद आगे जी नदर्न ब्लॉटिंग, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आरएनए के लिए। और फिर आपके पास जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तब हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तीनों प्रोसेस में आपके पास ब्लॉटिंग से पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस ही होगी। फ़र्क एक से ये होता है कि जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी एंटीबॉडी को, ताकि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है या आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसे एंड पे लिखा है कि ये जो बैंड्स होते हैं ये विजिबल कैसे हैं जी, आखिर हमें ये नज़र क्यों आए। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द विजिबिलिटी ऑफ द बैंड्स ऑन द जेल, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा हम यूज़ करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। एथिडियम ब्रोमाइड जो होता है इसको यूज़ हम करते हैं हमारे इधर सैंपल में, ठीक हो गए। तो जब हम सैंपल में यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका एथिडियम ब्रोमाइड का मैकेनिज्म ये होता है कि जो आपके पास डीएनए की बेसिस होती हैं, ठीक है, ये उन बेसिस के दरमियान क्या होता है जी, इंटरकिलेट कर लेता है, ये उन बेसिस के दरमियान में मौजूद हो जाता है, ठीक है। तो इन बेसिस के दरमियान मौजूद होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसकी वजह ये होती है कि दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जैसे ही हम इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो ये जो एक्सरेज होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो उसके नतीजे में एक ग्लो प्रोड्यूस होगी, तो जैसे ही ग्लो प्रोड्यूस हुई तो हमारे पास बैंड्स जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ फिर से सुन लीजिएगा कि जब हम सैंपल अपना यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी कैसे हो जाती है,
हमने कहा यहाँ पे हम एथिडियम ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो क्या होता है कि जो डीएनए है, आपको पता है डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या चीज़ें मौजूद हैं? बेसिस मौजूद हैं। तो बेसिस जो होती हैं उनके दो बेसिस के दरमियान जो बेस पेयर्स होते हैं ये वहाँ पे अपने आप को अटैच कर लेता है एथिडियम ब्रोमाइड। और जैसे ही अटैच करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जैसे ही हमने एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी की, एक्सरेज हमने फाल किए, तो ये जो एक्सरेज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो उसके नतीजे में ग्लो प्रोड्यूस हुआ, तो ग्लो प्रोड्यूस होने के नतीजे में जो बैंड्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। हमने आज कंक्लूड करें तो हमने पढ़ा जी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने कहा जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के नतीजे में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हम उनकी सेपरेशन कर रहे हैं। सेपरेशन के बाद क्या करेंगे? हम उनकी ब्लॉटिंग कर रहे हैं। ब्लॉटिंग करने के बाद हम उसकी रेडियोग्राफी कर रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारे सैंपल में डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, तो नेक्स्ट फिर हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। डायरेक्ट हम सीक्वेंसिंग कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक क्लोन है, हमें तो अपना जीन आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना। तो जब जीन आइडेंटिफाई ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे सैंपल में जो हमारा रिक्वायर्ड डीएनए है वो है या नहीं, तो तब उससे पहले हम उसकी सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। तो ये जो सेपरेशन है, ये बैंड विजिबिलिटी है, ये जो ब्लॉटिंग है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है, हम अपना जो डीएनए होता है, जो हमारा रिक्वायर प्रोडक्ट्स होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ होगी, हम उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे और उसकी सीक्वेंसिंग के नतीजे में हमें जो उसका सीक्वेंस होगा वो पता चल जाएगा। तो आज की हमारी क्लास थी वो ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आपने उनको बहुत अच्छे से सुनना है, करना है। ट्रिकी भी होंगे और कोई भी एग्जामिनर पूछे तो उसमें से पूछेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।